हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएनएसएस, बीएनएस और बीएसए के तहत आपराधिक जांच और परीक्षणों का अवलोकन के बारे में। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके तहत सबसे पहले हम बात करते हैं जांच के बारे में। तो किसी जांच को शुरू करने के लिए ऐसा अपराध किया जाना चाहिए जो भारतीय न्याय संहिता 2023, बीएनएस और पूर्व में भारतीय दंड संहिता 1860 या किसी अन्य दंड विधान के तहत दंडनीय हो। संज्ञेय अपराध अधिकतर गैर जमानती प्रकृति के होते हैं, जबकि गैर संज्ञेय अपराध अधिकतम जमानतीय प्रकृति के होते हैं। बीएनएसएस में विभिन्न प्रकार के अपराधों को कई अध्यायों में विभाजित किया गया है। अपराध संज्ञेय हैं या गैर संज्ञेय, जमानती हैं या गैर जमानती और समझौता योग्य। इसका वर्गीकरण बीएनएसएस की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध है। संज्ञेय अपराध की बात करें तो अधिकांश संज्ञेय अपराध गैर जमानती होते हैं और गैर संज्ञेय अपराधों की तुलना में अधिक गंभीर प्रकृति के होते हैं। संज्ञेय अपराधों से जुड़े मामलों में पुलिस अधिकारी प्रथम सूचना या प्रथम अनुसूची के अनुसार या किसी अन्य अपराध के तहत बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकता है। जैसे ही स्थानीय पुलिस को सूचित किया जाता है कि उसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में एक संज्ञेय अपराध किया गया है, प्रभारी पुलिस अधिकारी एक वरिष्ठ अधिकारी की पूर्व अनुमति से यह निर्धारित करने के लिए प्रारंभिक जांच कर सकता है कि क्या मामले में धारा 173(3) बीएनएसएस के तहत कार्रवाई के लिए प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है या नहीं। ये 14 दिनों की अवधि के भीतर होना चाहिए। हालांकि ये सीधे तौर पर ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का खंडन करता है, जहां ये माना गया था कि एक पुलिस अधिकारी को अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करनी चाहिए यदि प्रथम सूचना में किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, जैसे कि सीआरपीसी की धारा 154 के तहत अनिवार्य था। हालांकि ये दृष्टिकोण दर्ज की जा रही एफआईआर की संख्या को सीमित कर सकता है और बदले में दर्ज की जा रही तुच्छ एफआईआर के बोझ को कम कर सकता है। वहीं हम असंज्ञेय अपराध की बात करें तो कोई भी अपराध जिसका संज्ञान पुलिस द्वारा नहीं लिया जा सकता वह असंज्ञेय अपराध है। असंज्ञेय अपराधों के मामले में पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट से वारंट के बिना गिरफ्तारी करने का कोई अधिकार नहीं है। पुलिस को मजिस्ट्रेट से बीएनएसएस की धारा 174(2) के तहत आदेश प्राप्त करना होगा। ऐसा आदेश प्राप्त करने के बाद पुलिस उस मामले को संज्ञेय अपराध के समान ही मान सकती है। अगर पुलिस किसी भी समय अपराध दर्ज करने से इनकार करती है तो पीड़ित व्यक्ति अपना मामला पेश करने के लिए बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत आवेदन करके मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है, जिसके बाद मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस को मामले का संज्ञान लेने का निर्देश दिया जा सकता है। मजिस्ट्रेट के पास जाने से पहले पीड़ित व्यक्ति को बीएनएसएस की धारा 173(4) का पालन करना होगा और पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपायुक्त, एसपी या डीएसपी को पुलिस अधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज न करने की सूचना देनी होगी। एसपी या डीएसपी इस बात से संतुष्ट होने पर कि कोई संज्ञेय अपराध किया गया है, मामले की खुद जांच कर सकते हैं या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से जांच कराने का निर्देश दे सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 154 के विपरीत जो क्षेत्राधिकार केंद्रित थी, अब कोई भी पुलिस अधिकारी अपने पुलिस स्टेशन पर एफआईआर दर्ज कर सकता है, चाहे अपराध जिस भी क्षेत्र में हुआ हो। एफआईआर दर्ज करने वाला उक्त पुलिस स्टेशन एफआईआर जांच को उस संबंधित पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित कर सकता है जिसके क्षेत्राधिकार में अपराध हुआ है। साथ ही पुलिस अधिकारी को निर्धारित एकीकृत जांच फॉर्म 1 के माध्यम से एफआईआर दर्ज करनी होती है। घटना के तथ्यों को बताते हुए प्रथम सूचनाकर्ता का बयान पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाना आवश्यक है और आईआईएफ फॉर्म 1 के तहत उक्त एफआईआर पर जांच अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। एफआईआर दर्ज होने के बाद उसे पंजीकृत होने के 24 घंटे के भीतर लिखित रूप में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में भेजा जाना चाहिए। साक्ष्य के चरणों की अगर हम बात करें
तो एक बार पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज होने कर लेने के बाद साक्ष्यों को मुख्य 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, बीएनएसएस की धारा 180 के अंतर्गत बयान दर्ज करना, दूसरा साक्ष्य एकत्रित करना और तीसरा मजिस्ट्रेट के समक्ष बीएनएसएस की धारा 183 के अंतर्गत स्वीकारोक्ति या बयान दर्ज करना। बीएनएसएस की धारा 180 के तहत बयान दर्ज करने की बात करें तो बीएनएस की धारा 180 पुलिस द्वारा गवाहों की जांच के संबंधित है। जांच अधिकारी बीएनएसएस की धारा 179 के तहत गवाहों को बीएनएसएस की धारा 180 के तहत बयान दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी कर सकती है। ये दर्ज किया गया बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं है और इसे साक्ष्य पेश करके ट्रायल कोर्ट में साबित किया जाना चाहिए। इसके अलावा बीएनएसएस की धारा 180(3) के तहत ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बयान दर्ज किए जाने की संभावना भी प्रदान की जा सकती है। अनिवार्य रूप से विधायिका ने अनिवार्य भाषा के बजाय एक उपदेशात्मक भाषा का उपयोग करने का विकल्प चुना है और बयान दर्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करना विवेकाधीन बना हुआ है। दूसरी बात करें साक्ष्य एकत्रित करने की, तो पुलिस अधिकारी को अपराध स्थल और इस साक्ष्य एकत्रित करने के लिए किसी अन्य आवश्यक स्थान का निरीक्षण करने का अधिकार है। साक्ष्य में शामिल हो सकते हैं रक्त के अवशेष, हथियार, मिट्टी, दीवार के टुकड़े, कारपेंट, कपड़े आदि। ऐसे अपराधों में जहां दस्तावेजी साक्ष्य प्रासंगिक है, पुलिस दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक संचार के उत्पादन के लिए बीएनएसएस की धारा 94 के तहत गवाह आरोपी को बुला सकती है, जिसमें डिजिटल साक्ष्य वाले उपकरण शामिल हैं। धारा 183 के तहत बयान दर्ज करने की अगर हम बात करें तो जांच एजेंसी के लिए सभी मामलों में धारा 183 के तहत बयान दर्ज करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन उपधारा 6 यानी धारा 183 6A के अनुसार किसी भी मामले में जहां बीएनएस की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 124 के तहत अपराध किया जाता है, मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति का धारा 183 के तहत बयान दर्ज करना होगा जिसके खिलाफ अपराध किया गया है। धारा 183 के तहत दर्ज किया गया बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार है क्योंकि इसे न्यायिक अधिकारी के समक्ष शपथ के तहत दर्ज किया गया है। धारा 183 के तहत दर्ज किया गया बयान को मेट्रोपॉलिटन न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन के माध्यम से बयान देने वाले व्यक्ति द्वारा वापस लिया जा सकता है। जमानत के चरण की बात करें अगर तो एफआईआर में आरोपी के रूप में नामित व्यक्ति सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में से गिरफ्तारी पूर्व जमानत की मांग कर सकता है और गिरफ्तारी आरोपी व्यक्ति ट्रायल कोर्ट या सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय से नियमित जमानत की मांग कर सकता है। धारा 482 के तहत अगर अग्रिम जमानत की हम बात करें तो बीएनएसएस की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालयों और सत्र न्यायालयों को गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को जमानत देने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार है। अग्रिम जमानत केवल उन अपराधों के लिए मांगी जा सकती है जो प्रकृति में गैर जमानती हैं। ऐसे निर्देश देते समय संबंधित अदालत मामले के विशिष्ट तथ्यों के आधार पर व्यक्ति पर शर्तें लगा सकती है, जिसमें यह भी शामिल है कि व्यक्ति को जब भी आवश्यकता हो पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए खुद को उपस्थित करना हो और सबूतों के साथ छेड़खानी न करने की शर्तें भी शामिल हैं। सीआरपीसी की धारा 438 और बीएनएस की धारा 482 के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि इस कानून में अब उन कारणों को हटा दिया गया है जिन्हें अग्रिम जमानत देने के लिए अदालतों द्वारा ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। इन कारणों में आरोप की प्रकृति और गंभीर आवेदन का पिछला इतिहास, न्याय से भागने की संभावना आदि शामिल है। इस प्रावधान ने उन कठोर शर्तों में ढील दी है जिसके तहत पहले अग्रिम जमानत दी जाती थी। ये एक स्वागत योग्य कदम है जिसकी अदालत अग्रिम जमानत के लिए आवेदनों पर निर्णय लेते समय सराहना करेगी। हालांकि ये महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि बीएनएस की धारा 65 और 70(2) के तहत अपराधों के लिए अग्रिम जमानत उपलब्ध नहीं है, अर्थात क्रमशः
नाबालिग जो 16 वर्ष से कम उम्र की है उसके साथ बलात्कार, या महिला जो 18 वर्ष से कम उम्र की है उसके साथ सामूहिक बलात्कार के अपराधों के लिए। यदि हम जमानत की बात करें तो नियमित जमानत केवल उस व्यक्ति द्वारा मांगी जा सकती है जो गैर जमानती प्रकृति के अपराध के लिए न्यायिक हिरासत में है। यदि किसी व्यक्ति पर जमानती अपराध का आरोप है और उसे बिना वारंट के पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है या अदालत के समक्ष पेश किया जाता है, तो ऐसा अधिकारी या अदालत ऐसे व्यक्ति को जमानत दे सकती है। फर्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि गैर जमानती अपराधों के लिए धारा 480 के तहत जमानत की अगर हम बात करें तो नियमित जमानत के लिए आवेदन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जिसे किसी गैर जमानती अपराध के लिए बिना वारंट के गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया हो, उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में। धारा 483 के तहत जमानत की अगर हम बात करें तो BNSS की धारा 483 उच्च न्यायालयों और सत्र न्यायालयों को किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने के लिए विशेष अधिकार प्रदान करती है जो हिरासत में है, बशर्ते कि उक्त न्यायालय उचित समझे। कोई भी उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय BNS की धारा 65 या धारा 70(2) के तहत विचारणीय अपराध के आरोपी व्यक्ति को जमानत के लिए आवेदन की पूर्व सूचना सरकारी अभियोजक को दिए बिना नहीं देगा। इसके अतिरिक्त BNS की धारा 65 या 70(2) के तहत विचारणीय अपराध के आरोपी व्यक्ति के लिए जमानत के लिए आवेदन की सुनवाई के समय प्रथम सूचनाकर्ता या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति भी अनिवार्य है। जमानत रद्द करना, इसका अगला पॉइंट की अगर हम बात करें तो BNSS की धारा 480 के तहत जमानत देने वाली कोई भी अदालत दी गई जमानत को रद्द कर सकती है और निर्देश दे सकती है कि संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और हिरासत में रखा जाए। BNSS की धारा 480(5) के तहत भी ऐसा ही किया जा सकता है। इसी तरह एक उच्च न्यायालय और एक सत्र न्यायालय BNSS की धारा 483(3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करके धारा 483 के तहत दी गई जमानत को रद्द कर सकती है। ये उल्लेखनीय है कि जमानत रद्द करने पर कई फैसले होने के बावजूद विधायिका ने उन आधारों पर चुप रहना चुना है जिसके आधार पर जमानत रद्द दी जा सकती है। ये न्यायपालिका को एक बार दी गई जमानत को रद्द करने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता है। ये भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में संभावित बाधा उत्पन्न करने की अनुमति देता है। इस तरह से पूरी कार्रवाई होती है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।